हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती जो 2024-25 में होने वाले हैं। तो जिसका प्रीवियस पेपर 2018 को हम लोग करने वाले हैं, तो जिसमें कि मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, तो देखिएगा। और अगर आपका एक नॉर्मल छात्र हैं या मैथ उत में कमज़ोर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और बने रहिए। और जो अच्छे हैं उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएंगे, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण क्या हो। तो समचतुर्भुज बोला है, यानी जिसकी सभी भुजा बराबर हो, है ना। तो जिसकी एक भुजा की लंबाई 17 दिया है, तो इसका मतलब सभी भुजा क्या होनी चाहिए, 17 ही होना चाहिए, है कि नहीं। जिसका एक विकर्ण हमें 16 दे दिया है और हमसे दूसरा विकर्ण के बारे में पूछ रहा है, यानी ये दूसरा विकर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो रेड वाले विकर्ण है उसको हम D1 मान लेते हैं, और ये ब्लैक वाला जो है इसको D2 मान लेते हैं। ओके, किसी को भी कुछ मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर एक विकर्ण 16 दे दिया है, मान लेते हैं D1 जो है कि मैं हमारे पास 16 दे दिया है। तो जो ये पॉइंट जहाँ पर कट रहा है दोनों विकर्ण आपस में, तो ये दोनों जो विकर्ण को आधा आधा हिस्सा में बांट देता है, ये इसको आधा आधा हिस्सा में बांट देता है इस पॉइंट से। इस बात को समझिए। तो अगर मैं D1 को 16 माना, यहाँ पर 16 दिया है, तो इसका मतलब पॉइंट से इधर 8, पॉइंट से इधर 8, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात और समझिएगा, जी ये कटता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कहने का मतलब अगर इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज आपको नजर आएगा। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये समकोण त्रिभुज नजर आएगा। तो इसकी एक भुजा 8 है, और ये जो भुजा वाला लाइन है वह ये कर्ण है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं 8, 15, 17 का, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट लग जाएगा। इसका मतलब दूसरा विकर्ण का जो आधा, या तो यहाँ से जो मान रहे हैं ये 15 है, तो इधर भी 15, क्योंकि ये दो भाग में बढ़ जाता है विकर्ण। तो यहाँ तक अगर 15 निकला तो ये भी 15। यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाकर निकाल सकते हैं। तो 15, 15, 30, तो D2 हमारा कितना निकल गया, 30, यानी 15 इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, तो 30 ये हमारा राइट आंसर है। ओके, हालांकि देखिए यहाँ पर समझाने में भले टाइम लगा, आप अगर इस बात को समझ लेते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, समकोण त्रिभुज जिसमें B बोल रहा है समकोण है। तो A और C किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan A बराबर 4/3 है, यानी हमारे पास tan A बराबर 4/3 दिया है। तो tan थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला तो पता होगा, जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं उनमें से एक tan थीटा बराबर जो होता है वह लंब बटे आधार। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, लंब बटे आधार। तो ये जो अनुपात में 4 है वह लंब है, लेकिन यहाँ पर कोण A बोला है। यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, क्या बोला है, कोण A। इस कोण के बारे में बोला है, और जिस कोण के बारे में बोले उसके सीधे में, यानी ये कोण कहाँ उलग रहा है, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ BC पर देख रहा है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाते हैं, लंब। और जो ये साइड बचा हुआ कर्ण, बाकी बात जो ये है कर्ण है, यानी ये इस साइड आधार हो गया और ये लंब। बाकी बात तो ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जब इतना कुछ है मेरे पास, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। ट्रिपलेट आप
कहने का मतलब ये समझिए ट्रिपलेट होता क्या, हो सकता है कि अब कंफ्यूजन में हो कि ट्रिपलेट होता क्या है। जैसे कि मेरे पास 2 भुजा है, 3 4 5, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये फार्मूला ना लगाकर AB² प्लस BC² बराबर AC², ये फार्मूला ना लगाकर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं अगर कुछ मान हमें याद हो तो। जैसे अगर ये भुजा 4 दे दे, ये 3 दे, तो ये 5 होगा। या तो आप इससे निकालिए, चाहे आप मान को याद कर दीजिए। यही चीज़ ट्रिपलेट है और कुछ है नहीं। तो ये 5 है। हमसे यहाँ पर कहा AC 25 है, यानी इस 5 का मान हमारे पास 5 अनुपात का मान जो है हमारे पास 25 दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या BC, और BC क्या है, लंब है। BC क्या है, लंब, ये वाला, यानी ये हमसे 4 का पूछ रहा है। तो 5 का मान 25, तो 1 का मान, तो आपका जवाब होगा कि 5 होगा। तो हम इसको 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 से गुना, तो इधर भी आप 4 से गुना कर दीजिए, तो ये 4 हो गया, ये 4 पंचे 20, तो ये हमारा राइट आंसर 20 हो जाएगा। समझिए बात को, जरूरी नहीं है कि पाइथागोरस लगाएं, तो कुछ मान छोटा मोटा याद रख सकते हैं ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, पाइप A एक खाली टैंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप B के साथ इसे 3 घंटे में भर सकता है। केवल A को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, और जिसके बाद यह पाइप B को भी चालू किया जाता है। तो टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कहने का मतलब कोई A पाइप है जिसको 4 घंटे लग रहा है। अगर आप हमारे पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप सबों के लिए अब नॉर्मल सा हो गया होगा। बात समझने का कोशिश कीजिए। हालांकि देखिए पहले का भी, उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, और मेरे उम्मीद से अगर आप हमारे कम से कम 10-15 वीडियो देखे होंगे तो इतना तो लगा होगा कि मैथ का आपको बहुत अनुभव हो गया होगा कि कुछ ना कुछ तो आप सीख गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी कोई है जो कि 3 घंटे में भरता है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर टोटल काम निकलेगा, यानी टोटल क्षमता, टैंकी की टोटल क्षमता निकलेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या, 12। तो ये आप टोटल जो है, कहने का मतलब टैंकी की टोटल क्षमता है, कह सकते हैं कि 12 यूनिट जो है ये टैंकी की टोटल क्षमता है। अब इस 12 को हम 4 से भाग दें तो 3, इस 12 को हम 3 से भाग दें तो 4, और ये जो हमारा निकल कर आया क्षमता, क्या निकल कर आया, क्षमता। इस बात को समझिए, क्षमता। अब थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला बता दूं, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे जो कि इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि ये होता क्या। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, काम बराबर, जो फार्मूला होगा कुल काम बराबर समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता। इस बात को याद रखिएगा। ओके, बस इसी से आपका प्रश्न बनेगा। तो टोटल काम ये है, 12 काम करवाना है हमें, 12 काम करवाना है, ठीक है। इस 12 काम को करवाना है, लेकिन कुछ कंडीशन इसने कहा है कि केवल पाइप A को 1 घंटे के लिए चालू किया जाए। तो ये क्षमता अब क्या चीज़ होता है, इस बात को समझने का जरा कोशिश कीजिएगा। ये जो क्षमता होता है, A की क्षमता, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है। 12 यूनिट में से 1 घंटे में ये 3 यूनिट भर सकता है, और B जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भर सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो यही ये क्षमता है उसकी, 1 घंटे की क्षमता। A की 1 घंटे की क्षमता 3 है, B की 1 घंटे की क्षमता 4 है। तो यहाँ पर कहा है कि A को 1 घंटे के लिए चालू किया जाए। तो काम बराबर क्या, समय गुना क्षमता। 1 घंटा समय ले रहा है और इसकी क्षमता कितना, 3। तो यहाँ पर A ने कुछ काम कर दिया, A ने कुछ काम कर दिया, प्लस अब बाकी बात बचा हुआ, यानी कहने का मतलब कि ये यहाँ पर तो कुछ काम हो गया। तो बाकी जो अब बोल रहा है, जिसके बाद पाइप B को चालू कर दिया गया, पाइप B को भी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन में डाल दिया, B को भी चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है, A को भी चालू रखा है
तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चंस को बनाया, पहले बार में तो हमसे भी इस चीज से मैं कंफ्यूज आ गया कि बी को भी चालू कर दिया गया। इसके साथ कहना चाहिए कि ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी यानी पाइप बी को चालू कर दिया गया, या यहाँ पर कह देता कि ए को बंद कर दिया गया, तब जाकर ये प्रश्न हमारे उम्मीद से ठीक ठाक रहता। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि अब जो है ए को बंद कर दिया गया है, यानी 1 घंटा चलाकर उसके बाद बी को चालू किया गया है। इस बात को यहाँ पर इसके हिसाब से इसने आंसर करा रहा है। ये प्रीवियस ईयर का ही है, मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया है, टोटल प्रीवियस ईयर का। तो देखिए, तो यहाँ पर अब बी काम कर रहा है और बी की क्षमता कितनी है। अब बी का समय निकाल लेते हैं कि यहाँ पर पूछा भी है कि टैंकी को भरने में कुल कितना समय। यहाँ पर हम पता कर लेंगे कि बी को कितना समय लगेगा। मान लेते हैं बी को x समय लगा होगा और बी की क्षमता कितनी है 4। बी की क्षमता कितनी है 4। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बी की क्षमता 4 है। तो अब मैं इसको हल कर लूँ 12 बराबर, यानी 12 काम ही हमको करवाना था। तो यहाँ पर 3 काम, यहाँ पर 4x काम हुआ है। तो 3 घटा तो 9 बराबर 4x, तो x बराबर 9/4। इसको मैं सोल्व करूं तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा, ये घंटा में है, किसमें है घंटा में। 9/4, तो इसको 4 दूनी 8 प्लस बच गया कितना 1/4। ये भी घंटा, ये भी घंटा, ये भी घंटा, तो मैं इसको मिनट में चेंज कर दूंगा। इस घंटे को क्या करूंगा, मिनट में चेंज कर दूंगा। तो 1/4 इसको मिनट में चेंज करने के लिए मैं 60 से गुना करूंगा, क्योंकि 1 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होते। तो यहाँ से ये 15, तो यहाँ से जो हमें टाइम मिला, यानी x क्या है, ये b का टाइम है। x क्या है, हमने मान लिया यहाँ b की टाइम x है। तो यहाँ से जो हमें टाइम मिला, तो कहने का मतलब x बराबर जो मिला 2 घंटा 15 मिनट। क्या मिला, 2 घंटा 15 मिनट। बात को ध्यान से समझिएगा, 2 घंटा 15 मिनट यहाँ पर लगा और 1 घंटा ए ने काम किया। तो 2 घंटा और 1 घंटा, यानी टोटल टाइम कहा जाए, तो टोटल टाइम अगर कहा जाए तो 2 घंटा और 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा ए ने भी तो किया है शुरुआत में, 1 घंटा यहाँ प्लस 15 मिनट। तो ये टोटल टाइम जाकर निकलेगा 2 1 3 घंटा प्लस 15 मिनट। ये परफेक्ट आंसर है। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पुनः इसको दोबारा देखने का कोशिश करें, हो सकता है समझ में आ जाए, है कि नहीं। हालांकि हो सकता है एक आध वीडियो में ना समझ में आए, आप रेगुलर वीडियो देखें, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, एक्स वाई एक टैंकी को अलग अलग क्रमशः 48 और 72 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला जाता है तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस प्रश्न को या तो आप एलसीएम मेथड से बनाएं, या फिर एक तरीका मैं इसका और भी बता सकता हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा इजी होगा। जब 2 रहे तो कोई 2 पाइप रहे तो 3 गो के लिए भी होता है, उसके लिए अगर उस तरह का सवाल आएगा तो उसके लिए भी बताऊंगा। लेकिन इस मेथड से भी बना सकते हैं, या तो मैं इसके लिए एक अलग मेथड बताता हूँ, आप लोग इस मेथड से कीजिएगा। देखिए, जब 2 गो है, एक x है एक y है, तो इसका अगर हमें समय निकालना हो, इसका टाइम बराबर, तो 2 बंदा एक x है, xy बटे x प्लस y, यही बस इस पर मान बैठाइए आपका आंसर। तो कहने का मतलब x का मान कितना 48 और y का मान कितना 72, और यहाँ पर x 48 y 72। इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर 48 72 बटे 7 11 110 10 120 कितना आ गया 120। तो 12 से 10 बार में, 12 से 4 बार में। और कर सकता है क्या, कायल कटाएंगे, नीचे 10 है, आसान होगा भाग देने में। 4 दूनी 8 7 चौक 28, तो नीचे में 10 है तो पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट, यानी 28.8 मिनट राइट आंसर। तो ये तरीका भी
जब दो चीज काम करे तो ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैंने एक तरीका इसी तरह के प्रश्न में एक तरीका और बताया था, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग था। उसने कहा रहा था कि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। जब उस स्थिति में रहे ना, तो जिसको खाली करने के लिए बोल रहा है उसके आगे आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। मैंने और दो तीन प्रश्न पर ट्राई किया था, बिल्कुल सही आंसर आ रहा था, तो कर लीजिएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, सिर्फ 2 के लिए, 3 के लिए अलग रूल का इस्तेमाल करेंगे। 3 गो के लिए भी होता है, जैसे कहने का मतलब ये तो 2 गो का था, 3 गो के लिए आपका होता है। अगर 3 गो यहाँ पर रहता और कोई रहता एक XYZ भी रहता, चलिए उसके लिए भी मैं ट्रिक बताता हूँ, करने का कोशिश कीजिएगा। XYZ अगर 3 गो कोई रहता तो यहाँ पर XY ZX XY YZ, अच्छा YZ और ZX प्लस ZX, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। इसका टाइम 3 गो का रहे तो आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये चीज काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, यानी वाट के स्थान पर क्या है। 0.3 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब और यहाँ 0.3 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, ये चीजें तो इस सब में सूत्र में ना भी पढ़े तो आसानी से बन जाएगा। 0.3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना, 3 3 9 27, यानी 0.027 इसका क्यूब कीजिएगा तो, और इसका क्यूब कीजिएगा तो 0.008, यानी इतना 3 गो है ना, 0.08 इतना अपॉन 0.3 में 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.1 और 0.1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 0.01 आएंगे। क्या मेरे बात को समझ रहे हो, 0.01 आएंगे। तो अब इसको हल कर लीजिए, देखिए क्या आता है। जो भी आए करना तो है ही, है कि नहीं। तो 27 और 8 35, यानी 0.35 बटे 0.01 हल कीजिए। यहाँ पर एक 0 है तो नीचे पर ये हल करने पर ये 35 बटे 10 आएगा। कीजिए, मैंने कटा लिया, देख लिया कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो ये नहीं नीचे एक 0 बैठ जाएगा। मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, आप भी करने का कोशिश करें। तो ये 7 बटे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 से कटाएं 7 बार, 5 से कटाएं 2 बार, ये 7 बटे 2 आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये डाटा एनालिसिस का भी प्रश्न मैंने लाया। इन सब प्रश्नों में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। सभी 4 शहरों में अशिक्षित लोगों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक पूछ रहा है, 1 दशमलव स्थान तक पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो अशिक्षित के बारे में पूछा, तो अशिक्षित का तो फुल डाटा दे ही दिया है कि ए में 50 है, बी में 100 है और सी में भी 100, डी में 90 है। तो इसका कुल कितना, अशिक्षित का कुल कितना, प्रतिशत ना निकालना है, और शिक्षित का प्रतिशत यानी अनएजुकेटेड का प्रतिशत निकालना है। तो अशिक्षित टोटल कितना, यहाँ पर 100 200 और 90 50 140 340, कितना हो गया 340। इसको आप जोड़िएगा 340 बटे कुल आबादी। देखिए प्रतिशत निकालिएगा, कुल आबादी है पर ना निकालिएगा, चाहे शिक्षित का निकालिए अशिक्षित का निकालिए, जिसका भी निकालना है कुल आबादी पे निकलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अशिक्षित का कुल कितना 340 और कुल आबादी कितना में से। तो अब हमको ये डाटा खाली दिख रहा है, अब इसके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए हमें। तो देखिए शिक्षित 200 है और अशिक्षित 100 है, तो टोटल आबादी कितनी होनी चाहिए 300, तो ये 300। तो अब इनका कुल कितना, 1 1 2 1 300 2 500 और 70 500, 1 1 2 3 5 2 700 770, कितना हो गया 770।
प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो इसको कीजिए। देखिए 34 कटेगा तो नहीं है, 3400/77। मैं नीचे भाग देने का कोशिश करता हूँ। क्या है 34 गुना 100 कीजिएगा तो 3400 को आप 77 से भाग दीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आप लोग को कहूँगा कि ऑप्शन का हिंट्स लीजिए। सभी के शुरुआती में 4 है, तो आपको अब सोचना नहीं है कि किससे भाग लगाना है, क्योंकि लास्ट शुरू में तो 4 आना ही चाहिए। तो 4 से अगर मैं गुना करूँ तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308। बात समझ रहे हैं? नहीं तो आपको ढूंढना पड़ता कि 3 से गुना करेंगे 4 से कि 5 से, आपको पता करना पड़ता। लेकिन मैं कहता अगर ऑप्शन में देखें तो शुरुआत में 4 सब में है, तो इसका मतलब 4 से तो भाग लगभग करेगा, माँ के बाद में जो आएगा देखल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 3 32 बच गया। अब यहाँ पर 0 1 0 आ गया। तो अब देखिए मैंने 4 बार गुना किया 308 है यार, यहाँ पर 320 ही है। अगर 5 बार करूँगा तो ये जो 320 से ज़्यादा आ जाएगा, तो मैं फिर से 4 बार कर दूँ, फिर से 4 बार 308। तो यहाँ से 2 1 12 बच गया, मैं इधर लिख रहा हूँ 12 बच गया। तो अब यहाँ पर 0 चिपकाइएगा। तो 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 77 दूनी 140 और 7 दूनी 14, 154 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.1 तक जाएगा। कहीं ना कहीं 77 से ही आप कटाओगे, एक बार में ही कटाओगे। तो ये 3 बच जाएगा और 11 में 7 गया 4। अब 0 यहाँ जहाँ हमको 1 अंक तक पूछा था, लेकिन 1 अंक तक में यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो इन दोनों में ज़्यादा सुटेबल कौन हो सकता है, 2 वाला कि 5 वाला? मेरा कहने का मतलब यहाँ 1 है और यहाँ पर देखिए 2 है और 5 है, तो ज़्यादा सुटेबल कौन हो सकता है? मेरे में से एक, ये जो 2 वाला है ये 1 के ज़्यादा नज़दीक है, 1 के ज़्यादा नज़दीक है। बस मार दीजिए कम कंप्लीट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, है कि नहीं। देखिए हमको क्वेश्चंस करने से मतलब है, चाहे वह तरीका कोई भी हो, लेकिन जिससे हमें जल्दी आंसर मिल जाए उस चीज़ को अपना लेना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, दी गई तालिका 4 विषयों में PCBM में 4 छात्रों WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। PCBM के संयुक्त रूप से W के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूँ इस वीडियो को आप पहले रोक कर बनाने का कोशिश कीजिए, यानी इस क्वेश्चन को। हालांकि ये चीज़ आप सभी क्वेश्चन पर कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। कि मेरे करने से पहले जो है आप भी रोक कर देखने का कोशिश कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। कलम कॉपी लेकर ज़रूर बैठा कीजिए। और मैं प्रायः जो है आपको ये वीडियो एवरीडे जो है 9 PM पर आपको एक वीडियो दे देता हूँ। और ये टोटल LP के जो 29 शिफ्ट हुए थे एग्ज़ाम, उनमें से ये लास्ट शिफ्ट का मैं करा रहा हूँ। इसके बाद या तो मैं प्रैक्टिस सेट का कराऊंगा, या फिर आप लोग कहिएगा तो मैंने पहले फुल पेपर सॉल्यूशन करवाया, जिसमें मैथ, GK, GS, रीजनिंग सभी को कंप्लीट करवाया हूँ 2900 शिफ्ट का। और इसके बाद इसमें मैथ और साइंस को ले रहा हूँ जो 29 शिफ्ट का है, मैथ को निकाल कर, और साइंस के क्वेश्चंस को ले रहा हूँ 2900 शिफ्ट का। भले ही इसमें साइंस जो है वह इस शिफ्ट का नहीं है, लेकिन वह कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही है, उन सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। लेकिन मैथ जो है इसी शिफ्ट का है। तो ये लास्ट वीडियो था, तो इसमें इसके बाद देखते हैं, या तो मैं रीजनिंग का करा देता हूँ, रीजनिंग और साइंस का कॉम्बिनेशन क्लास चला देता हूँ। आप लोग बताइएगा जैसा इच्छा हो। 1-2 दिन तक मैं स्टॉप करूँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को अब चाहिए क्या। तो
जितना ज़्यादा कमेंट होगा जिस टॉपिक पर उतना मैं कराने का कोशिश करूँगा। हालांकि सभी के कमेंट को पर ध्यान देकर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँ, लेकिन अगर देखिए ज़्यादा मेजॉरिटी जिस चीज़ का रहेगा उस चीज़ को करवाना सही रहेगा। तो देखिए, हालांकि जिसको सब चीज़ चाहिए तो वो फिर फुल सेट देखें, उसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी कुछ मिलेंगे और अच्छे तरीके से। अगर आपका रीजनिंग भी कमज़ोर है ना, तो वो भी आपका फुल सॉल्यूशंस में आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने मिलेंगे। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक मिल सके, है ना। तो चलिए आगे बातें होती रहेगी। तो हमसे पूछा क्या है कि PCBM बी में संयुक्त रूप से W के अंकों का प्रतिशत कितना हो। तो हमें W का चाहिए और किसका PCB विषय के अनुसार लेना है, PCB और किसका W का। तो ये वाला डाटा 70, 90 और 50 लेना है। 70, 90 और 50। M को नहीं लेना है क्योंकि ये तीनों को कह रहा है, तीनों को कह रहा है। तो 9, 7, 16, 5, 21 यानी 210, यानी इन तीनों ने मिलाकर 210 लाया, 210 लाया। हमको पूछ रहा है W के अंकों का प्रतिशत कितनी होगी। तो अब मैं कितना पर निकालूं, 400 पर कि 300 पर, क्योंकि यहाँ कहा है कि अधिकतम 100 अंकों का है। अधिकतम प्रत्येक विषय 100 अंक का, यानी P विषय जो है इसमें 100 में से ये 70 लाया, C विषय जो है इसमें 100 में से ये 90 आया है और इसमें 100 में से 50 आया है। तो हमें 3 ही विषय तो हमने यहाँ पर एग्जाम दिया और 3 ही विषय के तो बारे में हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो तीनों विषय में कुल कितना अंक का एग्जाम हुआ था। अगर सभी विषय 100 नंबर का था तो आपका जवाब होगा 300 नंबर का हुआ था। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। फिर से समझिएगा, देखिए आप जब भी प्रतिशत निकालते हैं, आप मान लीजिए आपने 10th में 12th में एग्जाम दिया होगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर आए होंगे, तभी तो आप पास हुए होंगे। तो आपसे पूछ सकता है या कह सकता है कि आपका 10th में कितना % नंबर आया। तो आप परसेंटेज जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना आपका नंबर आया है और कितने विषय का आपने एग्जाम दिया है, कितने विषय का आपने एग्जाम दिया है। जैसे मान लीजिए 5 विषय का दिया और पर विषय 100 नंबर का है, तो इसका मतलब 500 का आपने एग्जाम दिया है, उसको 100 से गुना करते हैं तो फिर जाकर प्रतिशत निकलता है। तो वही काम यहाँ पर है। W का जो प्रतिशत निकलेगा तीनों विषय का, तो ये निकलेगा 3 कट गया बराबर में 70%। कितना निकल गया W का 70%। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग करते हैं क्या, हम बता सकते हैं क्या कर सकते हैं। हालांकि जो समझ चुके होंगे तो वो तो कहीं सही किए होंगे, लेकिन जिससे नहीं हुआ होगा वो यहाँ पर 400 पर करते होंगे, 400 पर फाइंड। तो मैं उसको बता दूं, आप जितना नंबर का एग्जाम दीजिएगा, यानी जितना टोटल नंबर का, उतने पर आपको प्रतिशत निकालना होता है। बात समझ रहे हैं। तो ये इसका राइट 70% होगा। नेक्स्ट स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के बराबर 0 है, जिसका कोई हल नहीं है। तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो चलिए, जब कोई हल ना हो तो क्या होता है, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac और d का मान 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0। तो 0 यहाँ रखते हैं। b, अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, समझिए। जो x स्क्वायर का x का गुणांक है वह b है, जो x स्क्वायर का गुणांक है वह a है, जो इधर इकलौता बेचारा दिख रहा है वह c है। बात को समझिए। तो b कितना, k का स्क्वायर, c कितना है -4a कितना 3, c कितना k। तो यहाँ से हम हल करें तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 12 k। अगर यहाँ पर मैं k को कॉमन ले लूँ तो k को कॉमन ले लो तो k -12, ये ना, k -12 ये चीज होता है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि कहीं मैं गलती, अच्छा कोई हल नहीं हो तो ये d जो होना चाहिए
ये इससे बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी d से 0 बड़ा होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर ये कंडीशन लागू होगा, समझिएगा, ये वाला बात समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ देखिए के का मान जो है 0 से बड़ा, और के का मान, या इसको हल कीजिएगा, के और -12 है, -12 बराबर 0। तो यहाँ से के बराबर क्या है आएगा 12, यानी के से 12। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ समझने का कोशिश कीजिए। ये इस पर मैंने सोच रहा हूँ कि सेपरेट एक वीडियो बना दो, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारा जो है बहुत लोग फंसते हैं कराने का। हो सकता है, देखते हैं, टाइम मिलेगा तो कहीं ना कहीं कराने का कोशिश करूँगा। हालांकि दोस्त टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं डेली एक ही वीडियो बना पाता हूँ। हमें भी बहुत सारे काम रहते हैं, जो मेरा पर्सनल काम है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए मैं दिन के एक ही वीडियो बना पाता हूँ। हालांकि इसी वीडियो को बनाने में कम से कम मेरा 3 से 4 घंटा लग जाता है। जैसे PDF बनाना, क्वेश्चन अरेंज करना, एक नहीं, फिर इसको एडिट वगैरह करके फिर आप तक पहुँचाना, तो मेहनत का काम। अगर मैं इतना देर ना लगाऊं तो फिर ये आप तक नहीं मिल पाएगा, तो मेहनत लगती है दोस्त। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट करने का कोशिश करें, ताकि मैं जो है और भी आपके लिए आगे वीडियो बना सकूं, आपके लिए अच्छे चीज़ को ला सकूं जो आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? समझिए। देखिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 3675 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो डायरेक्ट कहूँगा कि साधारण ब्याज है ना, तो सिरा 4 दूनी 8%, किसका? 3675 का 8% निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 8% निकाल दीजिए। मैंने इसलिए कहा कि देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वह मूलधन का RT% होता है, RT% होता है, ये बात मैंने कहा। तो अगर इस बात को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो प्रश्न है बहुत जल्दी आंसर दे देगा, क्योंकि PRT आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप एक बार मन में बैठाइए कि साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है। RT बोले तो रेट इंटू टाइम प्रतिशत होता है। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आसानी से, मतलब कि कम समय में आंसर आएगा। मेरा मोटिव भी यही रहता है कि किसी भी प्रश्न को कैसे समय को कम किया जाए। मैं इसी चीज़ को लेकर वीडियो बनाता हूँ कि मैं देखता था कि जब भी मेरे बगल में कुछ लोग टेस्ट वगैरह लगाते थे, जो क्वेश्चंस को मैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में करता था, वो उसी क्वेश्चंस को अदर स्टूडेंट जो नॉर्मल थे, जो मतलब कि एवरेज स्टूडेंट थे, कहीं ना कहीं वो 1.5 मिनट 2 मिनट लगा देता, जिस क्वेश्चंस को मैं 20 से 25 सेकंड में कर देता था। तो हमें लगता था कि हो सकता है कि उसे कहीं ना कहीं वो सारे तरीके पता नहीं है जो कि शॉर्टकट किया जा सकता है, जो एक अच्छे स्टूडेंट करते हैं। तो समझिए, मेरा बस यही कारण है कि मैं उन चीज़ों को आप तक पहुंचा सकूं कि जो चीज़ मैं भी शुरुआती दौर में फेस किया, वो चीज़ आप लोग ज़्यादा लंबा ना खींचें फेस करने में। मतलब कि आप अगर हमारे वीडियो तक जल्दी पहुंच चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप लकी हैं, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो इसका निकालिए 8%। तो 8% का मतलब क्या? इस प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे में 100, तो 8 से गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60, हाथरल 6, 8 का 48 और 6 54, हाथरल 5 और 8 24, 5 29, और नीचे में 100 था तो 2 जीरो तो आराम से ऐसे कट गया, तो कितना हो गया? 294। ये आपका राइट आंसर है। और देखिए, मैथ बनाने के लिए आपका एक चीज़ और जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कैलकुलेशन।
आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा उतना ही जल्दी आपका प्रश्न बनेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि जो अच्छे स्टूडेंट है उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट रहता है। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा फास्ट रहेगा वो उतना ही जल्दी क्वेश्चंस को करेगा। अब मान लीजिए इस क्वेश्चंस को अगर नॉर्मल स्टूडेंट करे जो अभी साल 6 महीने से स्टार्टिंग किया होगा तैयारी, तो वो कहीं ना कहीं 12 से सबको भाग लगाकर चेक करने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं या कहीं ना कहीं इस तरीके को अगर सीखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे होंगे। तो जैसे मैं कहता हूँ इस 12 को पकड़िए, 12 में क्या है 4 × 3 तोड़ दिया मैंने 2 भागों में। 4 से भाग लगाने का रूल आपको पता होना चाहिए, 3 से भाग लगाने का रूल पता होना चाहिए। जो संख्या 4 से भाग लग जाए, 3 से भाग लग जाए, वो संख्या 12 से भाग लग जाता है। तो इसका रूल क्या होता है 4 से भाग लगाने, कितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो, फलना ढिकलना और इतना बड़ा क्यों ना, लेकिन अंतिम का अगर 2 संख्या 4 से कट जाए तो आप समझिए कि पूरे संख्या जो है कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो वह 4 से कटेगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ तो 12 देखा, तो इस हिसाब से 4 से तो सभी कट रहे हैं, तो हमें 4 से आंसर नहीं मिल पाएगा। सिंपल सी बात है, 4 से हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी में 4 से लास्ट में 4 से जो 2 अंक कट रहे हैं, तो रहा 3। हाँ 3, तो 3 से चेक करने का रूल है कि कितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो, 3 से मान लीजिए 20-25 तो नंबर क्यों ना हो, सबको जोड़कर 3 से भाग कर लग जाए। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 अंक का कोई नंबर लेता हूँ, 3 अंक का कोई नंबर लेता हूँ, अगर मैं इसको सबको जोड़ दूँ, 364 मैंने लिया, 6 3 9 4 13, क्या 13 में 3 से भाग लगेंगे? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो इसका मतलब इन 364 में भी 3 से भाग नहीं लगेंगे। लेकिन इसी जगह पर मैं एक संख्या और लेता हूँ उदाहरण के लिए, समझिएगा कि 363 ले लिया। अब इसको मैं जोड़ कर देखता हूँ, 6 3 9 3 12 आया, क्या 12 में 3 से भाग लगेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लगेंगे। तो इसका मतलब इन संख्या में 3 से भाग लगेगा। आप लगा कर देखिए। या तो एक और तरीका है, जो अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको नहीं जोड़ूं, तो आप देखिए 3 से ना भाग लगाना है, 3 जहाँ जहाँ दिख रहा है कटाइए, 3 के मल्टीपल में भी जो दिख रहा है, जैसे 3 के मल्टीपल में क्या 6 9 12 ये सब जो है जहाँ भी दिख रहा है बस उसको कटाइए। 6 3 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो ये देखिए पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये जो 363 था वह 3 से भाग लग जाएगा। क्या मेरे बात को समझ रहे हैं? तो यही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा इस वाले को, ना कि मैं जोड़ कर। तो 4 से तो मैंने चेक कर लिया, अब रहा 3 से चेक करने का मतलब, तो ये 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 1 5 2 7, 7 में क्या 3 से भाग लगेंगे? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये 3 कट जाएगा और 2 और 7 मिलकर 9 हो गया, ये कट गया, 4 1 5 नहीं लगेंगे, क्योंकि लास्ट 5 बच गया क्या 5 4 1 5 बच गया, 5 में क्या 3 से भाग लगेंगे? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये 3 कटा, 4 और 2 मिलकर 6 कटा, 8 और 1 यानी 8 और 1 मिलकर 9 बना, 9 भी कट जाएगा 3 से। इसका मतलब ये पूरे संख्या 3 से कटेगा, और लास्ट का 2 संख्या तो 4 से कट ही रहा था। तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। बाकी बात कटा कर देखिए, नहीं आएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा और कुछ ना कुछ तो आप सीख ही रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्त, तो एक लाइक करके जाइएगा ज़रूर, नहीं तो आपके लिए फिर डिसलाइक की बटन तो खुली है, आप कर सकते हैं, बात समझ सकते हैं। मैं आपके लिए वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद आ रही है, अगर लग रहा है कि हाँ आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है, आपके लिए जो है मतलब कि आपके लिए जो यूजफुल है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए सपोर्ट करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि हाँ हमसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो फिर आप सोचिए, आप समझदार हैं, समझने वाले के लिए इशाराएं काफ़ी है। और क्या कर सकते हैं। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12 18 20 25 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? 20 25 से पूरी तरह
विभाज्य हो जाए। तो अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से। जैसे हालांकि इसका एलसीएम जो होगा वही आंसर होगा, आप इन चारों संख्या का जो एलसीएम फाइंड कीजिएगा वही आंसर होगा। तो अब एलसीएम कौन फाइंड करने जाता है? तो अगर थोड़ा सा रूल पता हो तो आसानी से आप पता कर लीजिएगा। तो जैसे मैं कहता हूँ 25 से भाग लगाने का रूल होता है कि लास्ट का 2 संख्या, यानी कहने का मतलब लास्ट में जो 3 संख्या है वो 25 से कट जाना चाहिए। तो क्या 800 जो है वो 25 से कटेगा? तो हाँ बिल्कुल कटेगा, तो ये आंसर हो सकता है। लास्ट का ये 2-3 संख्या क्या 25 से कटेगा? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कट तो सकता है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है, हो जाएगा नहीं, हो सकता है ये भी कटेगा, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। 680 25 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो 25 का रूल मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 12 में 3 और 4 छिपा है। तो 4 से कटने का रूल क्या है कि अंतिम का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा 50, क्या अंतिम में लास्ट में 2 संख्या मिलकर 50 है? क्या 50 में 4 से भाग लगेंगे क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब रही तीसरा, मैं कंडीशन लागू करूंगा कि यहाँ पर 18 है। क्या है? 18, और 18 में छिपा है 9 × 2। तो 9 से भाग लगाने का रूल होता है कि जो 3 से रूल है वही 9 से जोड़कर, अगर 9 से सभी संख्या को जोड़कर अगर 9 से भाग लग जाए तो वो आपका राइट आंसर है, मतलब कि 9 से पूरी तरह भाग लग जाएगा। तो इसको सबको जोड़िएगा तो ये सब जोड़कर 1 आएगा। क्या 1 में 9 से भाग लगेगा? नहीं। तो बचा देखिए 8 1 9, तो यही। तो देखिए भले बताने में समझाने में टाइम लगा हो, अगर आप इस सारे चीज को इस कैलकुलेशन को, इस तरीके को, इस विभाज्यता के रूल को समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, तो आसानी से हो जाएगा। तो समझिए बात को। नेक्स्ट, मैंने कहा है ना कि कमजोर छात्रों को अगर फायदा ना हो, वह अगर अभी मान लीजिए अगर टेस्ट वगैरह कहीं लगाने जाते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन में, अगर वह 30 40 50 नंबर ला रहे हैं, अगर वह हमारा कम से कम 15 से 20 वीडियो अगर देखता है तो वह 30 से 40 नंबर कम से कम 60 प्लस में चेंज हो जाएगा, वो भी मैथ और रीजनिंग के बदौलत। मैथ और रीजनिंग के बदौलत नहीं हुआ तो फिर कहिएगा, क्योंकि हमें पता है जीके जीएस जो है या जीके जीएस करंट अफेयर जो भी हो, तो ये सारे टॉपिक जो है जितना आप जानते हैं ना, आपके सामने वाले भी उतने जानते हैं। भले वो हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देते तो 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा मारेंगे। करंट अफेयर अगर ज़्यादा जानते हो तो 2-4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं मार सकता है ना। तो आप कभी अप्लाई करके देखिएगा या इस चीज़ों पर गौर करके देखिएगा, या किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठकर मॉक टेस्ट वगैरह लगाइएगा। अगर उसकी मैथ अच्छा होगा तो वो आपसे अच्छा स्कोर करेगा। अगर आपसे अगर उसका मैथ का जो मतलब अच्छा नहीं होगा तो आपसे उसका कम स्कोर आएगा। अगर आपका मैथ अच्छा हो तो मैथ रीजनिंग, तो स्कोर जो है वह मैथ रीजनिंग और साइंस पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या जाएगा। बाकी बात आपका जो जीएस होता है, मतलब जीके जो होता है और करंट अफेयर, ये सभी का वही है जो आपका है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस बात को समझिए, जब जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ लीजिए। तो इसलिए जहाँ हमें ज़्यादा नंबर दे उस चीज़ पर हमें फोकस करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 50 से 41 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, या तो मैं कहता हूँ कि आप एक रूल भी लगा लीजिए। आप ऑप्शन ए का स्क्वायर कर लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ 71 का स्क्वायर कीजिए। 71 का स्क्वायर निकालने का मैंने एक ट्रिक भी बताया कि आप कैसे निकाल सकते हो, हालांकि यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा इसका स्क्वायर। जैसे 7 × 7 = 14, मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 1 4 0 5 50 41 क्या है बिल्कुल, तो इसी का स्क्वायर है, यानी इसी का वर्गमूल ये 71 है। हालांकि आप निकाल सकते हैं तरीके से, उम्मीद करते हैं कि आप निकाल लीजिएगा इस वाले तरीके से।
जो करके निकालते हैं, निकालिएगा। ये सब में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, लेकिन समझिए कि ये सब तरीका आप काम करने वाला नहीं है। 75 और 405 के बीच 3 अंकों वाली कितनी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या मतलब कि जो पूरा तरह से परफेक्ट नंबर हो, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। तो हो सकता है किसी के मन में हो, फिर अपूर्ण संख्या क्या होता है आपके मन में हो सकता है ना। तो अपूर्ण नंबर जैसे मान लीजिए 3.4, 6.5, ये सब क्या है? अपूर्ण नंबर है, पूरा नंबर नहीं है। ये एक अपने आप में परफेक्ट नंबर पूरा नंबर है, 2 पूरा नंबर है, 3 पूरा नंबर है, ये 4 पूरा नंबर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहा है, वो भी 3 अंक वाले। कितने अंक वाले? 3 अंक वाले। तो 75 से लेकर 99 तक तो, यानी 75 से लेकर 99 तक तो 3 अंक वाले आने वाले हैं नहीं। 100 से आएंगे, 100, 101, 102 ... कहाँ तक? 405 तक। 405 तक कहाँ तक? ये भी तो 3 अंक का है, लेकिन ये बीच में पूछा है, तो यहाँ पर 75 काउंट नहीं होगा और ये 405 काउंट नहीं होगा। तो इसका कैसे करें? तो डायरेक्ट 405 में आप 100 को घटाइए, कितना आएगा? 503, 305। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अब हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो कि 100 ही क्यों घटा है। अगर मैं कहता, कहने का मतलब इस 405 भी तो इसमें कैलकुलेट हो गया होगा। नहीं, 405 कैलकुलेट नहीं हुआ होगा। अगर मैं यहाँ से लेता तब ये 405 कैलकुलेट हो जाता। 101 से लेता तब ये 405 कैलकुलेट होता है। मैं 100 से ले रहा हूँ, इसलिए ये जो है 405 इसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा है। बात समझ रहे? तो समझिए ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट, देखिए 16% लाभ वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया है। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? प्रतिशत हानि कितनी होगी? तो मैं कहने का मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य है, हमें कहीं ना कहीं क्रय मूल्य की जरूरत है, सीपी निकालनी होगी। तो मैं इसका जो है नॉर्मल तरीका नहीं बता रहा हूँ, एक कहने का मतलब कि एक अलग तरीका बताता हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इस 16% को पकड़िए, 16%। अगर 16% को देखा जाए तो इसका मतलब क्या? 4 चौक 16, 25 चौके 100, यानी 4/25। तो ये हमारा सीपी है, और ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोल रहा है, लाभ बोल रहा है, ये ऊपर वाला प्रॉफिट है। तो फिर एसपी का मतलब आप समझते होंगे, यानी एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट यानी जो लाभ है, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना? 25, प्रॉफिट कितना? 4। तो 25 4 कितना? 29, और हमें 29 का मान यहाँ पर 435 दिया है। 29 का मान कितना दिया है? 435। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझिए थोड़ा, ये 29 का मान हमारे पास 425 है, हमें चाहिए सीपी, यानी ये सीपी क्या है? 25। हमें चाहिए 25 का मान, ताकि मैं क्रय मूल्य को निकाल सकूं, क्रय मूल्य को निकाल सकूं। तो 29, तो 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 15 35 से, हाँ 15 बार में कट जाएगा। 1 का मान 15, तो 25 का मान, तो इसको मैं 25 से गुना कर दूं तो ये 25 का मान हो गया कितना? 15 गुना 25। तो फास्ट आप गुना करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये 25 का मान कहीं ना कहीं हमारे पास आ गया 375। 15 25 75, 15 दूनी 30 37, हाँ 375। यानी कहने का मतलब सीपी ये 25 का मान मेरे पास 375 आ गया। सीपी क्या आ गया? क्रय मूल्य मेरे पास 375। बाद में कहता है कि 330 रुपये में बेच रहे हैं, यानी बाद में यानी कहता है यदि वस्तु को 330 रुपये में ही बेचता तो फिर उससे हानि कितनी होती? तो जब अब सेलिंग प्राइस जो है, ये वाला सेलिंग प्राइस भाड़ में जाए, अब जो नया सेलिंग प्राइस है वह हमारे पास 330 है। तो ये कोई भी कह सकता है
जब खरीदा हुआ मूल्य 375 है और बेचा हुआ मूल्य 330 है तो कहीं ना कहीं यह हानि हो रही है। अगर ज़्यादा में खरीदे कम में बेचे हैं तो कहीं ना कहीं हानि हो रही है। तो 375 और 330 का अंतर कितना, तो आपका जवाब होगा कि 45 रुपये की हानि हो रही है। कितने की? 45 रुपये की। कितने पर? यानी सीपी कितना है? 375। हमेशा हानि प्रतिशत या कह सकते हैं कि लॉस परसेंट बराबर क्या? लॉस बटे सीपी। जब भी देखिए, या चाहे आप लाभ निकालिए चाहे हानि निकालिए, वह कहीं ना कहीं सीपी पर निकलता है। और जिस क्वेश्चन में पूछा जाए कि नहीं प्रॉफिट कमाना है, वह एसपी पे कितना होगा या विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट, तो उस क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आपको विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालना है। तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कहा जा रहा है तो आप सीपी पर ही निकालिएगा। तो सीपी मेरा कितना? 375 गुना में 100। इसको हल कीजिए। कितना बार में कटा? 15 से 3 बार। 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 25 चौके 100। तो ये कितना? 4 दिया 12% की लॉस हो गई। 12% की क्या हो गई? लॉस। तो देखिए, ये सब तरीका बस समझाने के लिए। अगर आपके मन में ये सब अगर कैलकुलेट होने लगे ना, तो आप ये सब बातें अगर कैलकुलेट होने लगे तो फिर आप ये सब स्टेप लिखिएगा क्या? नहीं, ऑटोमेटिक करते जाइएगा और आंसर आ जाएगा। तो समझिए, देखिए एक मेज को 16,870 रुपये में बेचने पर, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य 16,870 दिया हुआ है और एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होगी। इतना में बेचा, 1,080 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ पर मेरे पास लॉस जो है 1080 रुपये दे दिया है। तो हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि हानि प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला होता है? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य तो हानि गुना 100 बटे सीपी। तो ये होगा। तो बस आपका हानि कितना? 1080। यही तो बोल रहा है कि दुकानदार को 1080 की हानि है। 1080 गुना 100 क्रय मूल्य। अब हमें चाहिए सीपी चाहिए। तो देखिए, सीपी जब लॉस हुआ है तो सीपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी एसपी प्लस लॉस। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना? 16,870 और लॉस कितना? 1080। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना? 0 8 7 15 8 1 9 6 1 7 17 950। कितना है? 17। सीपी कितना है? 17 950। इसको भाग लगाइए। यहाँ पर पूछ रहा है 1 स्थान तक कितना होगा। तो देखिए, इसमें मैंने कैलकुलेट किया तो परफेक्ट तो आंसर नहीं था, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 6 के आसपास आएगा। आप भाग दीजिएगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है, मैंने भी कटाया भी है। क्योंकि आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। इतना इसका आंसर करवाया, हालांकि इतना आता नहीं है, फिर इतना क्लोजली ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। एक तो इस तरह का डाटा, ऊपर से इस तरह का क्लोजली ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। थोड़ा दूर देता तो आराम से। तो देखिए, एग्जामिनर को जब थोड़ा सा टाइम खपाना होता है ना, तो इसी तरह करता है। तो समझिए, एग्जाम में क्वेश्चंस को भी आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए कि किस क्वेश्चंस को छोड़ना है, किस क्वेश्चंस को करना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि किस क्वेश्चन को छोड़ दें, नहीं, उसको बाद में करना है। इस बात को आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। वरना ये सब क्या है? सिंपल है, टाइम बस हल कीजिए। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, कमेंट में आंसर दे दीजिएगा हल करके, सिर्फ जोड़ना है और क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। प्रमोद एक दीवार को लाल रंग से 12 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि बिरजेन दीवार को पूरी तरह से लाल रंग से 16 घंटे में पेंट कर सकता है।
यानी एक प्रमोद नाम की कोई व्यक्ति है जो 12 घंटे में कर सकता है, और जो बिरजेन नाम की व्यक्ति है वह 16 घंटे में कर सकता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आज से कुछ दिन पहले के वीडियो में कराया था, लेकिन उसमें डाटा अलग था। इसमें डाटा कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है। उस क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था, इस क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। भले नाम लग रहा है कि सेम है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी तो 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर क्यों ना हम x प्लस एक्स वाई बटे x प्लस वाई लगा दें, तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन है। प्रमोद और बिरजेन केवल सीमेंट के होने से लेकर पूरी दीवार को लाल रंग से पेंट किए जाने तक बारी बारी से काम करते हैं। एक घंटे के लिए, बारी बारी से एक घंटे के लिए काम करते हैं। एक घंटे, ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बात समझ रहे? उसमें तो डायरेक्ट कहता है कि दोनों भिड़ जाए, अलग अलग ना करके दोनों एक के साथ भिड़ जाए, लेकिन इसने कहा है कि बारी बारी से, एक बार तुम यानी प्रमोद आएगा तो एक बार बिरजेन आएगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, समझिए पूरा मेथड को क्या है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना, 48। आप निकाल कर देखिएगा कैसे निकलता है। इतना छोटा छोटा तो आप आराम से कर दोगे, यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप आराम से कर दोगे। तो 48 को 12 से भाग दीजिएगा 4, 48 को 16 से भाग दीजिएगा 3। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो ये आपका ये जो है टोटल दीवार है, मान लीजिए सेंटीमीटर, जो भी फना निकलना हो, लेकिन 48 यूनिट उसको कम करना है, लेकिन बारी बारी से। तो देखिए 48 यूनिट कम करवाना है। कितना यूनिट? 48 यूनिट। तो पहला घंटा जो आएगा वह प्रमोद आएगा, ये इसकी क्षमता है, इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये पहला घंटा प्रमोद आया, पहला घंटा कौन आया? प्रमोद आया, तो वह 4 यूनिट काम करके गया, यानी 48 में से 4 काम कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा घंटा, यानी यहाँ पर 1 घंटा ये भी काम कर दिया। कौन? बिरजेन काम कर दिया, और ये 3 यूनिट काम कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 1 घंटा, 1 घंटा ये, तो 2 घंटा टोटल काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 2 घंटा। और 2 घंटा में टोटल काम कितना हुआ है? 7 काम। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है 48 तक, 48 यूनिट काम तक पहुँचना है। यहाँ पर अभी 7 यूनिट काम हुआ है, 2 घंटा में 7 यूनिट काम हुआ है। तो कोई एक ऐसा नंबर सोच सकते हैं कि 7 को किसी संख्या से गुना कर दें जो कि 48 तक पहुँच सके। तो आपके जहन में एक चीज आता होगा कि क्यों ना हम इसको 7 से गुना कर दें, क्यों ना हम इसको 7 से गुना कर दें। अगर आप इसको 7 से गुना कर देते हैं तो ये 49 हो जाएगा, जबकि हमें 48 काम ही करवाना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कितना काम करवाना है? 48 काम है। तो 7 से आप नहीं गुना कर सकते, 6 से गुना कर दीजिए। 6 से इधर गुना कीजिएगा तो ये 42 हो जाएगा, 42 यूनिट। और 6 से इधर गुना कीजिएगा तो ये 6 से, तो ये 12 घंटा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 12 घंटे में 42 काम हो गया। 48 में से 12 घंटे में 42 काम हो गया, बचा 48 काम में से कितना काम? अगर 42 काम हो गया तो आपका जवाब होगा कि अब जो बचा खुचा काम है वह 6 काम है। कितना काम है? 6 यूनिट काम बचा हुआ है 48 में से। तो देखिए यहाँ पर जो कहने का मतलब 42 यूनिट काम हो गया, यानी यहाँ पर 42 यूनिट टोटल, यानी 1 घंटा ये कर रहा था, फिर ये कर रहा था, फिर से ये आया, फिर से आया, इस तरह से बारी बारी से कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये 12 घंटे में 42 काम दोनों ने मिलकर कर दिया। तो अब 6 यूनिट को काम कैसे करेगा? पी आएगा और 4 यूनिट काम करके चल जाएगा। पहला 1 घंटा में, यानी पी 1 घंटा के लिए आएगा और 4 यूनिट काम कर देगा। बचा हुआ कितना काम बचा? तो आपका जवाब होगा कि 6 में से 4 काम तो इसने कर दिया पी ने, तो बचा कितना काम? 2 काम। और इस 2 काम को अब कौन करेगा? अगर पी ने कर दिया तो अब 2 काम को कौन करेगा? बिरजेन ने। 2 काम को बिरजेन ने करेगा। तो इस 2 काम को बिरजेन को करने में कितना समय लगेगा? बिरजेन को कितना समय लगेगा? तो बिरजेन की क्षमता कितनी? 3, यानी 2/3 घंटा। 2/3 घंटा
तो घंटा में तो हमें आंसर चाहिए नहीं, क्योंकि मिनट मिनट पे भी आंसर है। तो यहाँ पर इस घंटे को हम मिनट में चेंज कर देंगे 60 से गुना करके। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 20 तिया 60 यानी 20 दूनी 40 मिनट। यानी यहाँ पर जो बिरजेन आया हुआ 40 मिनट काम करके गया। इस दो काम को करने में 40 मिनट लगा दिया। कौन? बिरजेन। तो हमसे पूछा कि टोटल पूरी दीवार को लाल रंग से पेंट करने में कितने घंटे लगेंगे। यानी हमसे पूछा है टोटल टाइम, टोटल टाइम हमसे पूछा है। तो यहाँ पर कुछ समय लगा, कितना, 12 घंटा। यहाँ पर 1 घंटा ये जो है प्रमोद आकर किया, 1 घंटा यहाँ भी, और यहाँ पर कुछ समय ये लगाया, कितना, 40 मिनट प्लस 40 मिनट। तो 12 1 13 घंटा प्लस 40 मिनट, 13 घंटा 40 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल टाइम जो लगा 13 घंटा 40 मिनट। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, समझिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। ये सब मेथड से जल्दी बनता है, कम समय में आंसर देगा। हालांकि आपको पहले से समझ होनी चाहिए कि इसको कैसे करें। यदि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। अगर आप इसका एक फार्मूला याद रखते हैं तो आप इस चीज से करने से बचते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पर साइन ए की जगह पर 30 फुट कीजिएगा तो साइन 60 बनेगा, बी की जगह पर 30 फुट कीजिएगा तो कोस 30 बनेगा, तो फिर उसका मान यहाँ पर लिखिएगा। अगर मैं कह दूं कि इतना बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है इतना बराबर एक फार्मूला, साइन ए प्लस बी होता है, ए माइनस प्लस नहीं, ए माइनस बी होता है। साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी ही होता है, साइन ए प्लस बी होता है। हालांकि यहाँ पर मान रखकर भी पुट करके बना सकते हैं, हालांकि इतना अगर याद रख लें तो और जल्दी बनेगा, है कि नहीं। तो साइन ए का मान कितना, 60 डिग्री प्लस बी का मान 30 डिग्री। मैंने यहाँ पर देखिए इसमें पुट करके नहीं देखा है, लेकिन हम इतना बराबर फार्मूला जानते थे इसलिए मैंने पुट कर दिया और परफेक्ट आंसर भी आ गया। तो ये क्या हुआ, साइन 60 30 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये अगर फार्मूला आपको पता हो तो आपको जल्दी आंसर बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर पुट करके भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और भी है, इसको भी कर लेते हैं। किसी व्यापार में ए एक सक्रिय साझेदार है, बी एक निष्क्रिय साझेदार है। ए ने 30,000 रुपये निवेश किया, बी ने 50,000 रुपये निवेश किया। तो व्यापार के प्रबंधन करने के लिए ए को 20% लाभ मिलता है और शेष में उनकी पूंजी के अनुपात बांटा जाता है। तो देखिए ए को 20% एक्स्ट्रा लाभ मिला क्योंकि वह सक्रिय है, और यह बी निष्क्रिय है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ए लिखते हैं, ए लगाया कुछ पैसा, बी लगाया, ए निष्क्रिय है और ए ने कितना लगाया 30,000, तो हम कह सकते हैं 30 के लगा दिया, 13 के लगाया, क्या मतलब 3 0 या 1000 समझ सकते हैं। यहाँ पर बी ने लगाया 50 के, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये दोनों का जो निवेश का अनुपात है, दोनों का क्या है, निवेश का अनुपात, और इसी अनुपात में पैसे की भी बंटवारा होगा। इसी अनुपात में क्या होगा, पैसे का भी बंटवारा होगा। अगर मैं इस अनुपात को अगर छोटा कर दूं तो के से के खत्म, अगर यहाँ पर 3 जीरो भी लिखते तो 3 जीरो खत्म हो जाता, 1 0 और खत्म। तो ये बन गया 3:5, यानी ए का अनुपात में चाहिए 3 और बी को अनुपात में चाहिए 5। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो अब जो कंडीशन है व्यापार प्रबंधन करने के लिए ए को 20% लाभ मिलता है, टोटल कितना 10,000। इस 10,000 में ए को 20% मिल गया, तो ए को 20%
मिलने का मतलब क्या, 10,000 का आप कह सकते हैं 20%, तो 20% इसका निकालिएगा तो कितना, 2,000। तो 10,000 में 2,000 ये पहले ले लिए, ये जो है 2,000 पहले ले लिए। अब जो 10,000 में 2,000 निकल गया, अब 8,000 बचा, शेष कितना बचा, 8,000। अब ये बोलता है कि 8,000 जो शेष को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया। पूंजी का अनुपात क्या है, 3:5, यानी निवेश का अनुपात क्या है, 3:5। इस 3:5 में बांट दिया। तो यहाँ टोटल अगर देखा जाए तो 8 अनुपातों का योग कितना है, 8, और शेष यहाँ कितना है, 8,000। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक अनुपात का मान कितना, तो यानी अनुपात 1 का मान कितना, तो आपका जवाब होगा कि 1,000। तो हमसे पूछा किसके बारे में, बी को प्राप्त हुआ। तो बी का अनुपात में मान कितना है, 5। तो हमें 5 का निकालना है, तो इसको 5 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 से गुना कीजिए, तो इधर भी 5 से गुना कर दीजिए ना, 5,000। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,000। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा सोच कर इस क्वेश्चन को बनाया है, थोड़ा समझिए। ओके, नेक्स्ट। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का परिमाप 15.5 सेंटीमीटर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे बोला जा रहा है। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब अगर आप एक वृत्त में देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से फिगर बनता है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड यानी इस लघु त्रिज्यखंड, तो कहने का मतलब इसका हमसे परिमाप पूछ रहा है, इसका हमसे परिमाप पूछ रहा है, यानी दिया हुआ है। तो त्रिज्या 5 है। तो मेरी बात को यहाँ पर गौर से ध्यान से समझते जाइएगा तो थोड़ा आसान होगा समझने में। त्रिज्या 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ 5, तो बचा हुआ ये क्या, चाप की लंबाई क्या होगी, तो टोटल 15.5 है। तो ये बच गया कितना, 5.5, क्या हो गया, 5.5। तो ये हमें चाप की लंबाई निकल गई। क्या है, हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मेरे पास फाइंड हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप एक फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत जल्दी आसानी से आपका आंसर बन सकता है। जैसे अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लगा सकते हैं हाफ और r² इंटू चाप की लंबाई, इंटू चाप की लंबाई, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू चाप की लंबाई। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। हाफ r² यानी 5, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या, यानी 5 का स्क्वायर 25 गुना ये कितना है, चाप की लंबाई 5.5। बस इसको हल कीजिए, देखिए कितना आता है। तो 25 से गुना करें, 25 1,200, यार मैं गलती कर रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर सिर्फ r² नहीं होता, मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ये सब प्रश्न करने से हमको बहुत दिन हो गया। जब करता था कभी कदाल आता है तो ध्यान में आता है कि हाँ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 होगा, क्या होगा, 5। मैं यहाँ से देखिए सूत्र का पता मैं आंसर देखकर लगा लिया कि सूत्र क्या हो सकता है, समझे। तो आप समझिए आप भी। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 25 2 27, यानी 27.5/2। इसको भाग दीजिए 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, हाफ त्रिज्या गुना चाप की लंबाई, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक ये भी होता है। हालांकि θ/360 डिग्री पर r² ये भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा फाइंड करनी होगी फिर,
लेकिन थीटा है ही नहीं। इस कंडीशन में मैंने ये फार्मूला के बारे में चर्चा किया कि इस कंडीशन में लगा सकते हैं। अगर हमें थीटा पता रहता तो फिर मैं ये सब थोड़ी लगाने जाते हैं। बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये तो पाए तो ऐसे दे दिया कि आप ये करते हैं, ये 13.75। ओके नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको पीडीएफ वगैरह। चलिए अब साइंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके तो देखिए, इसमें जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कार्य शक्ति और ऊर्जा का हमने लिया है। भले ही ये इस शिफ्ट का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि एलपी टेक्नीशियंस में ही पूछा गया था। उनसे मैं अलग अलग पेपर से उठाया हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, देखिए करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। 200 ग्राम की एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके साथ इसके पथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद का संवेग क्या होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने इस पॉइंट को देखा कि कहीं ना कहीं बॉल को ऐसे फेंक रहा है लंबवत, उच्चतम पॉइंट पर इसका वेग क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर जो इसका वेग होगा वो 0 हो जाएगा। मेरी बात को समझने का कोशिश किया। जैसे हमने इस बात को फाइंड कर लिया, मैंने 0 आंसर मार दिया कि संवेग भी 0 होगा। अब कैसे, मेरी बात को समझिए। संवेग का फॉर्मूला क्या, mv द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान जो भी हो, यहाँ पर 200 kg क्यों ना दे देते हैं, तो यहाँ पर जो भी द्रव्यमान हो, लेकिन वेग अगर 0 हो गया, उच्चतम पॉइंट पे पूछ रहा है कि संवेग क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 0 कहा। मान लीजिए यहाँ से हमने फेंका किसी बॉल को और ये ऊपर गया और पूछ रहा क्या, उच्चतम पॉइंट पर, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। तो जैसे इधर से तो यहाँ तक जाएगा, कहीं ना कहीं जो जाकर वो हाईएस्ट पॉइंट पर वो रुकेगा, और रुकने की स्थिति में उस जगह उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 देखा, डायरेक्ट आंसर मैंने 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या, द्रव्यमान गुना वेग। तो m का मान कुछ भी हो, v अगर 0 है तो इसका मतलब राइट आंसर 0। हालांकि यहाँ पर ये SI यूनिट में नहीं था, इसको चेंज करना पड़ता अगर आंसर होता, मतलब कि कुछ और यूनिट जैसे इस सब में, तब फिर हमको इसको चेंज करना पड़ता। चलिए आगे इस बात को समझते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक पंप की दक्षता 50% है, ठीक है। तो यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो पंप की इनपुट शक्ति ज्ञात कीजिए। पंप की इनपुट शक्ति, तो हमें यहाँ से जो निकलेगा इन सब से लेकर वो आउटपुट शक्ति निकलेगा। अब आउटपुट शक्ति का यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, वो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी जो है पावर क्या है। तो मेरे पास शक्ति निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, mgh/t, यही ना। शक्ति निकालने के लिए क्या चाहिए, पावर निकालने के लिए। लेकिन ये क्या, आउटपुट पावर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया है आउटपुट पावर, यहाँ निकलेगा आउटपुट पावर। हमसे पूछा है इनपुट शक्ति क्या होगी, इनपुट पावर क्या होगा, तो हम आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। m का मान 2 टन। चलिए यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ m, यानी द्रव्यमान, सीधा m ही लिखता हूँ, समझ जाइएगा। द्रव्यमान 2 टन है, टन से हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि SI यूनिट में हमें बदलना पड़ेगा। तो 1 टन बराबर कितना होता है, 10⁻³ kg। तो 2 टन बराबर 2 गुना 10⁻³ kg। ये kg में चेंज हो गया SI यूनिट में। मिनट टाइम मेरे पास दिया है 20 मिनट, क्या ये SI यूनिट में है, नहीं है। तो इसको SI यूनिट में चेंज कीजिए, 60 से गुना कर, इतना समय निकल जाएगा सेकंड।
ओके, फिर मेरे पास ऊंचाई दे दिया है, h दे दिया है कितना 60 मीटर, ये तो SI यूनिट में ही है, ये उठाता है। तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं, आउटपुट पावर निकालते हैं, m 2 × 10⁻³ g अगर ना कुछ दिया रहे तो आप 10 ले सकते हैं, 10 या तो दिया रहेगा तो 9.8 ले लीजिएगा, चलेगा। मैं 10 इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि ये पॉइंट में आंसर नहीं है, इसलिए ले रहा हूँ। हालांकि रहता तो मैं 9.8 भी ले सकता था। h 60 मीटर, समय मेरे पास कितना है 20 × 60, 20 × 60, तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, ये 10 दूनी 20, ये 20 से कट गया, ये 60 से 60 कट गया, यानी 10⁻³ जो है शक्ति निकल गया, 10⁻³ वाट कह सकते हैं कि यहाँ पर शक्ति निकल गया। क्या बात को समझ रहे हैं? तो आउटपुट शक्ति हमने निकाल लिया। अब दक्षता बराबर या इफिशिएंसी बराबर जो फॉर्मूला होता है, आप समझिएगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो दक्षता हमारा कितना 50%, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2। आउटपुट पावर कितना 10⁻³ वाट, और इनपुट पावर हमें निकालना है, तो इसको कुछ भी मान लीजिए, IP मान लीजिए, IP इनपुट पावर। तो यहाँ से मैंने इसको W घटा देते हैं ताकि समझ में आसान से रहेगा। तो इनपुट पावर हमें निकालना है, तो ये क्या हुआ, इसको सोल्व कीजिएगा, तो इनपुट पावर बराबर 2 × 10⁻³ 10⁻³ यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 10⁻³ मतलब क्या, 1000 वाट बराबर कितना होता है 1 किलोवाट होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको किलोवाट में बदल सकते हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 10⁻³ है, इसको हम 1 किलोवाट लिख सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से इनपुट पावर जो है मेरा कितना निकल गया 2 किलोवाट, क्योंकि यहाँ पर पूछा है हमसे किलोवाट में, तो इसका 2 किलोवाट निकल जाए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 1 kg की गेंद की चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कहलाता है कार्य। तो गतिज ऊर्जा ½ mv² - u²। इस फार्मूला को आप सीधा भी करें, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या ½ mv²। तो ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, इसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस इसी फार्मूला को यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार v यूज होता है, एक बार u यूज होता है, और बात समझ सकते हैं आगे। और क्या बताऊं, m कितना 1 kg और v कितना 4, तो 4 का स्क्वायर लिखिए या 16, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 का स्क्वायर क्या 16, 2 का स्क्वायर क्या 4, तो यहाँ से W बराबर, तो ½ 16 में 4 गया 12, तो यहाँ से कट गया ये 6, तो कार्य का ऐसा मतलब क्या जूल, 6 जूल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इस तरह के प्रश्न को बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप कम से कम कुछ सूत्र, ज़्यादा सूत्र नहीं होगा, 12-13 सूत्र होगा,
मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 ठो के आसपास होगा, उतना सा सूत्र याद कर लीजिए। बाकी बाद इस सब क्वेश्चन में कोई जॉन रहता नहीं है, बस सूत्र पे रिलेटेड है, फार्मूला याद रखिए। बाकी बाद अगर बेसिक जानते हैं तब तो फार्मूला का कोई ये नहीं है। एक कार्य की चाल 25 मीटर से घटाकर 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा 200 किलो जूल कम हो जाती। तो टन में इसका द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, टन में द्रव्यमान पूछ रहा है। तो मेरे पास दिया क्या है, ये अंतिम वेग है। जैसे मान लीजिए कि ये या तो प्रारंभिक वेग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पर वेग जो था पहले 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ भी गतिज ऊर्जा में चेंज ही कार्य कहलाए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वही चीज को लगा सकते हैं कि कार्य बराबर हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या बड़ी वाली जो डाटा है उसको आप ही मान लीजिए, छोटी वाली डाटा को यू मान लीजिए। बस यहाँ पर देखिए कार्य कितना दिया, 200 किलो जूल। किलो की जगह पर हम 1000 पुट कर सकते हैं कि नहीं, 1000 जूल। ये चेंज हो गया किसमें, जूल में, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ये अब जूल में चेंज हो गया। हाफ हमसे द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, एम हमें निकालने का रहा है। वे कितना, इसको हम भी मान रहे हैं, माने इसको यू। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा समझिएगा, 200 गुना 1000 और यहाँ से हाफ एम, इसमें घटाइए 625 में 225 तो 400, कितना आ गया 400। तो अब देखिए कटा पिटा के क्या आता है। यहाँ तो मैं कटा दिया 2 बार में, और ये 2 से 2 कट भी गया। तो m बराबर सीधा सीधा 1000 kg आ गया। लेकिन हमसे तो टन में पूछा है, तो 1000 kg बराबर 1 टन होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 टन है। यहाँ पर कितना है, 1 टन है कि नहीं। 1000 kg बराबर 1 टन होता है, तो इसका आंसर 1 टन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि एक ट्रॉली को 20 मीटर धकेलने में 1200 जूल कार्य किया जाता है तो कार्यरत बल न्यूटन में कितना होगा। ठीक है, तो न्यूटन बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन, और ये दूरी का मीटर होता है, ये कार्य का जूल होता है। ऐसा मात्रक में सभी कुछ है, तो चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कार्य बराबर फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, F इंटू एस, यानी बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है कि नहीं, बल गुना विस्थापन। कार्य हमारे यहाँ पर जो दिया हुआ है 1200 जूल दिया है, बल निकालने बोल रहा है, विस्थापन कितना, यानी कोई वस्तु है इसको धकेल कर 20 मीटर धकेल कर यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ से धक्का मारकर, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया। तो विस्थापन कितना 20। तो यहाँ से इसको कटाइए पिटाइए, देखिए कितना आता है, F बराबर कह सकते हैं 60 न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो 60 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखिए, 50 केजी का एक लड़का 100 केजी द्रव्यमान के एक स्कूटर को भी वेग की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 किलो जूल है तो भी मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो ये होता है। तो अब हमें द्रव्यमान चाहिए, m का मान चाहिए, दूसरी बात v चाहिए, उसके बाद मेरे पास तो यहाँ गतिज ऊर्जा का मान दे ही दे दिया, के का मान दे ही दे दिया है। तो यहाँ पर m का मान कितना, 50 केजी का लड़का और 100 केजी का स्कूटर, तो टोटल ऐड हो जाएगा, नहीं 150 केजी हो जाएगा किसका, m का मान। बात समझ रहे, मैंने दोनों को क्यों लिया, जैसे मान लीजिए आप खुद से किसी में टकराते तो सिर्फ आपका वजन काउंट होता, लेकिन आप बोलेरो लेकर टकरा जाइएगा तो आपका वजन के साथ साथ बोलेरो का भी वजन आएगा कि नहीं,
या आप स्कूटर हो, मोटरसाइकिल जिस पर हो, तो उसका भी वजन काउंट होगा कि नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों के वजन को काउंट किया। हमें भी निकालनी है और गतिज ऊर्जा हमें दिया है 76.8 किलो जूल। लेकिन हमें किलो जूल में नहीं चाहिए, हमको जूल में चाहिए। किसमें? क्योंकि एसआई यूनिट में। यहाँ हमसे एसआई यूनिट में आंसर पूछा है, ये भी हमें एसआई यूनिट में दिया है और आंसर भी हमसे, तो इसको भी आप एसआई यूनिट में बदलिए। गतिज ऊर्जा का ऐसा यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर किलो जूल है। इस किलो को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? 1000 से गुना। चलिए तो यहीं पर मैं सॉल्यूशन में गुना कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। 76 के जगह यानी 76.8 किलो के जगह पे 1000। ओके, तो ये जूल में चेंज हो गया, तो हाफ एम का मान 150 भी हमें निकालना है, भी स्क्वायर हमें यानी भी हमें निकालना है, समझिएगा। तो यहाँ से इसको गुना करें तो ये 76,800 और ये आपके कट जाएगा 75 बार में, तो बटे 75, तो यहाँ भी स्क्वायर बराबर इतना। तो चलिए देखते हैं कटा पिटा के कहाँ से कटता है कि नहीं। तो 25 से मैं देखिए इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं बताता हूँ। अगर गुना में फंसे तो क्या करें, अलग से मैं एक बात लिखना के लिए चाहता हूँ। या पर देखिए इसको मैं 768 गुना 100 लिख सकता हूँ क्या? इस बात को लिख सकता हूँ ना, बटे क्या है 75। तो अब बताइए 100 भी 25 से कटेगा और 75 भी 25 से कटेगा, कटेगा कि नहीं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कटेगा। तो कटा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छाक 18, यानी 256 गुना 4 आ गया। मैंने इसको टोटल कटा पिटा दिया। ये मैंने 100 से इसलिए गुना किया ताकि मैं आपको समझा सकूं, हालांकि मैं यहीं पर भी कटा सकता था, बस समझाने के लिए। तो ये कितना आ गया? 256 गुने 4। अब मैं इसको गुना नहीं करूंगा, डायरेक्ट ये भी स्क्वायर उठ के इधर आएगा, तो ये रूट में चेंज होगा कहीं ना कहीं के परफेक्ट चेंज होगा रूट में ये। तो 256 का वर्गमूल कितना? 16 और 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो भी बराबर कितना निकल गया? 32 मीटर पर सेकेंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तरीके से बनाइएगा तो कहीं गलती होने की कोई चांस ही नहीं है, बात समझ रहे। जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए तो फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, चाहे हम रहें आप रहे हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा टीचर क्यों ना हो, गलती किसी से भी हो सकती है। तो हमसे भी कभी गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग उतना दिल पर मत लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, या तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं इतना क्वेश्चन सही से करा सकता हूँ तो उस जो गलत क्वेश्चन हुआ उसको भी मैं सही से करा सकता हूँ, बाय मिस्टेक गलती हो सकती है। तो इसके लिए दोस्त ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत ना है। आगे देखिए, यदि V वोल्ट पर 200 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने पर 90 जूल कार्य किया जाता है, तो V ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने कार्य बराबर एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा, W बराबर V क्यू। नहीं पढ़ा है तो आप फिजिक्स का बुक उठाइए 10th का, और ये सब सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। जितने भी फार्मूले मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, और सारे के सारे फार्मूले आपको 10th के बुक में मिल जाएगा। धारा चैप्टर में, जो धारा चैप्टर का है वो धारा चैप्टर में मिल जाएगा, जो कार्य चैप्टर का वो कार्य चैप्टर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक। तो मेरे पास क्या क्या है, भी हमसे पूछ रहा है, Q का मान दिया है 200 कूलम, 2000 कूलम को Q से ही लिख देते हैं या C से लिखा जाता है, ठीक। और मेरे पास W का मान 90 जूल दे दिया है, ओके। तो पूछ रहा है तो बताइए, ये 90 है और भी हमें निकालनी है कूलम। ये देखिए आवेश का ऐसा है मात्रक, कूलम भी होता है,
आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पर SI यूनिट में ही है, गुना 2 हो जाए। तो इतना सा तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से घटाया तो ये 9/200 आया भी बराबर। तो यहाँ से कहने का मतलब इसको कटाइए तो ये नीचे 100 ऊपर 2 से कटाएंगे तो 4.5। तो 4.5 वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, हल कीजिए, इतने आंसर आएगा। आप करके देखिए, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो और खिसक जाएगा इधर, तो भी बराबर निकल कर इतना आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ऐसे भी ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन क्या करूं, शॉर्ट वीडियो में आपको सही तरीका नहीं समझा सकता हूं। शॉर्ट ही होता है और शॉर्ट से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। बात समझने का कोशिश कीजिए ना। तो आपने कभी गौर किया होगा कि शॉर्ट में आपने बहुत चीज देखा होगा, कितना चीज याद है आपको, कमेंट में बताइएगा। शॉर्ट से किसी का कुछ शॉर्ट तरीका, देखिए सफलता पाने के लिए शॉर्ट जैसा नाम कोई चीज ही नहीं। भले ही आप देखो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट सीखना है तो उसके लिए पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको वो तरीका सीखना होगा जिससे शॉर्ट बना है। बात समझ रहे? तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक बांध में संग्रहित पानी, तो इसमें तो स्थितिज ऊर्जा है। क्यों? देखिए, बात कहने का मतलब, जहाँ स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या, कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हाइट होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और गुरुत्वाकर्षण तो लगना ही चाहिए, जी का मान लगना ही चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा का, है ना। तो mgh होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर संग्रहित पानी करके, मान लीजिए एक नदी ही है या डब्बा ही है, आप डब्बे में पानी रखे हो, तो इसमें इस पानी की कुछ ना कुछ तो हाइट है। मेरी बात को समझ रहे? इस पानी पर कुछ ना कुछ बल तो काम कर रहा है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो हाइट भी है और इस पानी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा लगेगा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये पानी स्थिर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। एक उठा हुआ हथौड़ा, ये कोई व्यक्ति है, ये हथौड़ा उठा लिया और यहाँ उठा कर रखा हुआ है, तो ये स्थिर करके रख दिया, इस हथौड़े को ये स्थिर करके रख दिया। तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट हो गई, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और इस पर ये जो बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा है। तो हमसे पूछा कि स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो संकुचित जल, ये भी स्थितिज ऊर्जा है, जिसमें हमें गति दिख जाए वो गतिज ऊर्जा। तो बहता हुआ पानी में गति है कि नहीं, तो इसमें गतिज ऊर्जा। संकुचित जल मतलब क्या, जल को क्रिस्टलाइज कर देना या जल को आइस के रूप में बदल देना, ये सब संकुचित जल का ही तो उदाहरण है। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, जो कि गतिज ऊर्जा। ये सब गलत, क्योंकि ये सब स्थितिज ऊर्जा और इसने कहा कि नहीं है। आप समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यहाँ क्या कह रहा है, नहीं कि सीधा देखें स्थितिज ऊर्जा बस मार दिया, आगे नहीं पढ़े। ऐसा मिस्टेक होता है और हमसे भी बहुत बार हुआ है। जहाँ हम टेस्ट वगैरह लगाने जाया करते थे, वहाँ होती थी, और एग्जाम भी हुआ है, हमसे खुद से हुई है। तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए यदि किसी निकाय का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, यह बात पूछ रहे हैं। तो आपको संवेग का तो फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, m गुना v, ठीक है। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान पहले से क्या है, अगर मैं देखूं तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान m है, वेग क्या है, v है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि संवेग को 3 गुना कर दीजिए। नेक्स्ट बात में कहा कि यदि किसी निकाय का संवेग को 3 गुना कर दीजिए, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, और द्रव्यमान को स्थिर रखना है, द्रव्यमान नो चेंज। तो दूसरे स्थिति में जो कह रहा है कि द्रव्यमान को कोई चेंज नहीं करना है, द्रव्यमान जो m है उसको m ही रहने दे दिया जाए, m ही रहने दे दिया जाए, लेकिन संवेग को आप 3 गुना कर दीजिए, संवेग 3 गुना, यानी ये द्रव्यमान संवेग जो है mv को आप 3 गुना कर दीजिए। तो अब वेग जो हो जाएगा, मेरी बात को जरा गौर से यहाँ पर समझिएगा, वेग जो हो जाएगा
द्रव्यमान को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब वेग ही 3 गुना हुआ है। बात समझ रहे हैं? द्रव्यमान को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कहा है कि स्थिर रखते हैं, तो ये वेग को ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये वेग ही 3 गुना हुआ है, तभी जाकर संवेग 3 गुना हुआ है ना। तो इसका मतलब वेग 3 गुना हो गया है, 3v हो गया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये बात हमसे इसने पूछा। तो देखिए, पहले गतिज ऊर्जा इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर लगता है कि इस तरह से निकालने में थोड़ा लोचा है, तो आप इसका कुछ मान एज्यूम कर लीजिए, मतलब कुछ भी मान सोच सकते हैं। जैसे कहने का मतलब आप समझिएगा, मैं द्रव्यमान को कहता हूं कि आप द्रव्यमान को 1 kg मान लीजिए, वेग को 2 kg, वेग को 2 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। तो द्रव्यमान चेंज नहीं करना है, मतलब कि 1 kg ही रहने देना है, और वेग को 3 गुना कर दिया। पहले वेग को हमने 2 माना, तो इसका मतलब अब 6 हो जाएगा। अब दोनों जगह लगाइए, पहले इस स्थिति में गतिज ऊर्जा लगाइए। तो इस स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ, m का मान 1, v का मान 2। तो यहां से गतिज ऊर्जा कितनी निकली? पहले 1 निकला, पहले कितना निकला? 1। कह सकते हैं कि ये गतिज ऊर्जा फर्स्ट बार जो निकला 1 निकला। अब इससे गतिज ऊर्जा निकालिए, तो मैं यहां से गतिज ऊर्जा निकाल रहा हूं। तो देखिए, हाफ, m का मान 1 ही रहने देना है और वेग 6 लेना है। तो 6 v स्क्वायर है ना, तो v कितना? 6। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, v के जगह पर 2 लेंगे, तो 2 दूनी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा, और 4 को 2 से घटाइएगा 2, इसका मतलब पहले गतिज ऊर्जा 2 जूल निकला है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो वेग है वह 6 है, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से देखिएगा तो ये कितना निकला? 9 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब अब जो निकला है 9 बार में कहते हैं 18 बार में, 18 बार में, अब 18। तो पहले 2 और अब 18, तो गतिज ऊर्जा क्या हुई है? इसके मूल मान की 9 गुनी हुई है। 2 का ये 18 का गुना है, 9 गुना, तो 9 गुना। तो ये राइट आंसर है, और हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर और कोई तरीका हो सकता है तो आप समझिएगा, लेकिन ये सभी के लिए समझने लायक था, चाहे वो अच्छे स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल हो, वह सभी समझ सकते हैं। मैंने कहा भी है कि ये वीडियो जो है ज़्यादातर कमज़ोर छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो इन सब तरीकों से या तो इन सब क्वेश्चनों से उनको अभी भेंट नहीं हुआ होगा। तो मैं ना आपको भेंट करवा रहा हूँ, करिए, देखिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने मिलेंगे, और बाद में कहिएगा कि वाकई ही हमें सीखने मिला है। तो देखिए नेक्स्ट, ये 100 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 5 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 दिन में लैंप कितनी ऊर्जा खपत करेगी या होगी? तो देखिए, हमारे ये क्या है? वाट किसका होता है? शक्ति कैसा है? मतलब इसका मतलब हमारे पास शक्ति जो दिया है, P का मान जो दिया है 100 वाट दिया है। कितना दे दिया? 100 वाट। ठीक है, टाइम क्या होता है? टाइम 5 घंटा पर दिन और चला रहा है 3 दिन, यानी 5 घंटा प्रतिदिन चला रहा है और 3 दिन यूज कर रहा है, तो मतलब 15 घंटा। कितना यूज कर रहा है? 15 घंटा। मेरी बात को समझ रहे? ये कितना देर चला रहा है? 15 घंटा। अब हमें यहाँ पर जरा दिमाग लगाना है कि क्या होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, तो हम शक्ति बराबर क्या होता है? W/T, यानी हमें कार्य पूछ रहा है कि कितना काम किया है, कितना ऊर्जा खपत हुई है। W/T ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास ये 100 शक्ति कितना है? 100। W हमसे पूछ रहा है, T कितना है? 15। T कितना है? 15। तो यहाँ से W बराबर कितना? 1500
वाट घंटा, 1500 वाट घंटा। एक यूनिट बराबर बताइए क्या होता है? एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1000। एक यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा। तो हमारे पास जो यहाँ पर है 1500 वाट घंटा है। कितना है? 1500 वाट घंटा। हम तो इसको हम कह सकते हैं 1.5 किलोवाट घंटा, यानी एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1000 वाट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा हो गया। तो यूनिट का देखिए, कहने का मतलब एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट कहने का मतलब 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 के बराबर क्या? किलो। बात समझ रहे? तो इसको हम कह सकते हैं 1.5 किलोवाट घंटा, और जो कि 1.5 यूनिट के बराबर है। आप चेंज करके देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। और क्या कह सकते हैं नेक्स्ट। तो ये टोटल मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कराया। उम्मीद करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा खुशी मिलता है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहे होंगे, है कि नहीं? तो अगर लग रहा है कि हाँ इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करने का कोशिश करें, अन्यथा आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आप पर डिपेंड है। मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूँ कि आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी जो है मन लगा रहे बनाने में और आप लोगों को कराने में, है कि नहीं? मौके बाद चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा। फिर से बोला, ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में। और पूरा कहने का मतलब कि आपको किस तरह का कंटेंट देना चाहिए, कैसे इस सॉल्यूशन को कराना चाहिए, क्या रूल होनी चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। बात समझ रहे हैं? तो बाकी बात समझदार हैं आप लोग। आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने जो भी है, अगर जो भी अच्छा गलत जो भी लगाओ, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल तो नहीं सकते, लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा। मौके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।